नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा जारी। विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार को बहाल करने का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। अगली जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी और इसमें स्वयं को जोड़ने का प्रावधान। केंद्र ने कहा, राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने का कोई फैसला नहीं किया गया है। सरकार ने अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के उत्पादन को मंजूरी दी। गुजरात टीकाकरण अभियान में तेजी लाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में खेलकूद गतिविधियों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। आज विश्व सिंह दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को शुभकामनाएं दी। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरूआत करने के अवसर पर रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं वर्षों से शौचालय, पीने के पानी और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थीं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जनधन खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का अभियान हो या फिर सिलेंडर का पैसा, हमारी कोशिश यही है कि गरीब के घर का चूल्हा हमेशा चलता रहे। और चूल्हा मतलब लकड़ी का चूल्हा नहीं, गैस का चूल्हा चलता रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उज्ज्वला योजना से गरीबों की बहुत मदद हुई। अब रसोई गैस देश की 100% आबादी तक पहुंच रही है। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी।
आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण प्रवासी कामगारों के लिए बहुत लाभदायक होगा। रसोई गैस कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में 21 लाख परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र के मेजर ध्यानचंद को याद किया और कहा कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया गया है। इससे देश के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए हैं। योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को, जिनको पहले चरण में योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनेक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चूल्हा लाभार्थियों को दिया जाएगा। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज मुजफ्फरनगर जिले में बायोगैस संयंत्र की शुरूआत की। संसद के दोनों सदनों में आज भी पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही 2:32 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित रही। राज्यसभा में आज जब पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वामदल और अन्य पार्टियों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। आज सवेरे पहली बार जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सभापति एम वेंकैया नायडू ने पेगासस जासूसी, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इससे नाराज कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और डीएमके के अलावा अन्य दलों के सदस्य भी अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए। सभापति ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि उन्हें सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, वरना आम लोगों में ये संदेश जाएगा कि संसद उनकी दुर्दशा पर चिंतित नहीं है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मानसून सत्र का आज 16वां दिन है, लेकिन राज्यसभा में प्रतिदिन केवल 1 घंटे के हिसाब से काम हुआ है। बाद में उन्होंने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर 2:32 तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में पहले स्थगन के बाद जब 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा शुरू हुई। इस विधेयक में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने के अधिकार को बहाल करने का प्रस्ताव है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसके पारित हो जाने से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के पास हो जाने से देश के संघीय ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। डॉ कुमार ने कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के हित को ध्यान में रखकर इस विधेयक का समर्थन करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वामदल, अकाली दल और अन्य दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करने की अपील की, लेकिन उत्तेजित सदस्य फिर भी नहीं माने तो अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी।
अभी समाचार मिला है कि राज्यसभा की कार्यवाही 3:03 तक स्थगित कर दी गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि अगली जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी और इसमें स्वयं को जोड़ने का प्रावधान है। जनगणना के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए मोबाइल ऐप और जनगणना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि जनगणना के लिए व्यक्ति विशेष की आयु, आमदनी और विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानदंडों जैसे शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिति और स्थान बदलने संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार जनगणना के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम पिछले वर्ष 10 जनवरी को प्रभाव में आया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को व्हिप जारी कर कहा कि आज और कल सदन में उपस्थित रहें, क्योंकि अनेक अति महत्वपूर्ण विधेयक सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। पार्टी ने लोकसभा में भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अनेक विपक्षी दलों ने राज्य सरकारों को अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र 13 अगस्त से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य का बजट 13 अगस्त को तथा कृषि बजट 14 अगस्त को पेश किया जाएगा। राज्य के इतिहास में ये पहली बार है जब कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है। उसके बाद के दिनों में चर्चा होनी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि सरकार ने गुजरात के अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के उत्पादन को स्वीकृति दे दी है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराने के विजन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे टीके की उपलब्धता बढ़ेगी और विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में मदद मिलेगी और इससे गुजरात में भी टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 54,91,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में स्वस्थ होने की दर 97.45% हो गई है। कल 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 28,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई, जो कि 147 दिन में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 373 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। अब तक 48 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15,11,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 48,83,100 और टीके जल्द ही मिल जाएंगे।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड टीकाकरण का काम फिर से तेज किया जाना चाहिए। राज्य में वर्षा के कारण इसमें बाधा आई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति और टीकाकरण कार्य की समीक्षा की। राज्य में प्रतिदिन करीब 70,000 कोविड परीक्षण किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसी भी जिले में टेस्टिंग कम नहीं करने के निर्देश दिए हैं। राज्य की 53% आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक जबकि 10% आबादी को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इस बीच राज्य में 10 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 149 है जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.02% है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों के उपनगरीय रेल सेवाओं में सफर करने की अनुमति देने की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की घोषणा के बाद राज्य सरकार यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के अंतिम चरण में है। एक रिपोर्ट। राज्य के कोविड-19 टास्क फोर्स की कल बैठक हुई जिसमें टीकों की दोनों खुराक लिए हुए यात्रियों को लोकल ट्रेन से सफर करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। रविवार को राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक विशिष्ट ऐप तैयार किया जा रहा है जिसमें जो लोग पूरी तरह से टीका लगाए हैं और उपनगरीय रेलवे सेवा के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं उन्हें वैध जानकारी दर्ज करके अपना पंजीकरण कराना होगा। बैठक में रेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम सरकार ने कोविड की स्थिति को देखते हुए राज्य में लगे आंशिक कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। नए आदेश आज सवेरे से अगले आदेश तक लागू रहेंगे। नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार आंशिक कर्फ्यू प्रतिदिन शाम 6 बजे से सवेरे 5 बजे तक लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल में 91 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण के मामले में महाराष्ट्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि केवल 7% टीके ही बर्बाद हुए हैं, बाकी का उपयोग किया गया है। उत्तराखंड में अधिक ढील के साथ कर्फ्यू एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार इस महीने की 17 तारीख तक कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच राज्य में कोविड दिशा निर्देशों के पालन के साथ बाजार और दुकानें खोल दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव की महत्वपूर्ण पहल में भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए वे अपना पासपोर्ट पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद उन्हें टीकाकरण के लिए स्लॉट मिल जाएगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा जारी। विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार को बहाल करने का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। अगली जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी और इसमें स्वयं को जोड़ने का प्रावधान। केंद्र ने कहा, भारतीय नागरिकों का रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के उत्पादन को मंजूरी दी। गुजरात टीकाकरण अभियान में तेजी लाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 91 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में खेलकूद की गतिविधि तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। आज विश्व सिंह दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में खेलकूद गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।
पार्टी की संसदीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक में अपनी प्रस्तुति दी और कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लेने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा दल था और भारत ने सबसे ज्यादा पदक भी इस बार जीते हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए और प्रयास किए जाने चाहिए। हर एमपी अपने अपने क्षेत्र में इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पोर्ट्स में कंपटीशन कंडक्ट करना चाहिए और ये कंडक्ट करते करते हमको भी स्पोर्ट्स में स्पिरिट आ जाएगा। ओलंपिक्स में अभी यश मिलना शुरू हो गया है आगे बढ़ाने के लिए। कभी कभी ग्रामीण प्रदेश से जो आता है उनका ये प्रतिभा है, ये भी रिकॉग्निशन नहीं होता है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड पर कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। इससे पहले श्री राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा पर कल श्रीनगर पहुंचे थे। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग ने कल पात्र राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 9,871 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की। इस किस्त के जारी होने के साथ ही पात्र राज्यों को पीडीआरडी ग्रांट के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक कुल 49,355 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान राशि जारी की जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समुद्री सुरक्षा पहल के लिए भारत को धन्यवाद दिया है और इस बात को दोहराया है कि रूस समुद्र में अपराध का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री पुतिन ने एक वक्तव्य में कहा कि समुद्री सुरक्षा में वास्तविक सफलता के लिए सभी इच्छुक देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय संस्थाओं को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। तमिलनाडु में सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय की टीम स्थानीय निकाय विभाग के पूर्व मंत्री और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एसपी वेलुमणि और उनके निकट संबंधियों के आवासों तथा संपत्तियों पर छापेमारी कर रही है। वेलुमणि 2 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में वे कोयम्बटूर जिले के थोंडामुथुर निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। ये छापेमारी चेन्नई, कोयम्बटूर और कांचीपुरम स्थित 50 से अधिक स्थानों पर की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले हम आपके लिए लाए हैं उन क्षेत्रों की कहानियां जिन्होंने नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए वाणिज्य और उद्योग पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। भारत को $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वाणिज्य और उद्योग पर विशेष ध्यान दिया है। 2019 के अगस्त महीने में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि $50 खरब केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि आम भारतीयों को सशक्त करने का एक माध्यम है। आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। हमारे लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है। अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी तो हर भारतीय परिवार की आय भी बढ़ेगी, सामान्य से सामान्य भारतीय की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। $5 ट्रिलियन के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमारे पास पोटेंशियल भी है और प्लान भी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नरेंद्र मोदी सरकार में ब्रांड इंडिया को काफी बढ़ावा मिला है। सरकार ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए मेक इन इंडिया योजना शुरू की है। यह योजना निवेश ला रहा है, बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है, नवाचार को बढ़ावा दे रहा है और भारत विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बन रहा है। सरकार ने 25 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी उदार बनाया है। इससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग वृद्धि हुई है। इससे समर्पित माल ढुलाई गलियारा, औद्योगिक गलियारा जैसे परियोजना में भी काफी मदद मिली है।
कोविड महामारी के दौरान स्थिरता के लिए विदेश व्यापार नीति को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 13 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाएं लागू की जा रही हैं। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान $81 अरब का अपना अब तक का उच्चतम वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दर्ज किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है निर्माता निर्देशक प्रेम अदीब को। भारतीय सिनेमा में कई कलाकारों ने श्री राम का चरित्र निभाया, लेकिन इनमें से अभिनेता प्रेम अदीब को दर्शकों से जो प्यार मिला वह बेमिसाल रहा। प्रेम अदीब ने भरत मिलाप, राम राज्य, रामबाण, राम विवाह, राम नवमी, राम हनुमान युद्ध, राम लक्ष्मण, राम भक्त विभीषण जैसी मशहूर फिल्मों में श्री राम का किरदार निभाया। पुरानी फिल्मों के राम यानी शिव प्रसाद अदीब का आज जन्मदिन है। 1916 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था। शिव को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। मूक फिल्म अनारबाला का शिव के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने फिल्मों में जाने का मन बना लिया। 30 के दशक में पढ़ाई बीच में छोड़ वे कलकत्ता चले गए। वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा तो लाहौर चले गए, लेकिन जब वहाँ भी बात नहीं बनी तो बम्बई पहुँच गए। किस्मत ने साथ दिया और राजपूताना फिल्म्स के निर्देशक मोहन सिन्हा ने शिव को पहला ब्रेक दिया। उन्हीं ने शिव अदीब को नया नाम प्रेम अदीब दिया। लीड एक्टर के रूप में प्रेम की पहली फिल्म निराला हिंदुस्तान थी। फिल्म सफल रही और प्रेम अदीब को आगे भी लीड रोल मिलने लगे। 30-40 के दशक में इनकी लगभग 1 दर्जन फिल्में रिलीज हुई। 40 का दशक प्रेम अदीब के एक्टिंग करियर का सबसे जबरदस्त फेज था। प्रेम ने अभिनय के अलावा फिल्मों का निर्माण भी किया। 1949 में इन्होंने राम विवाह का निर्माण और निर्देशन किया। भरत मिलाप में राम का रोल अदीब के करियर का सबसे अहम रोल साबित हुआ। फिल्म को कलकत्ता के समारोह में स्वर्ण पदक मिला। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म देखी थी और वह थी राम राज्य। 60 के दशक में रिलीज हुई अंगुलीमाल प्रेम अदीब की आखिरी फिल्म थी, लेकिन दुर्भाग्य से प्रेम अदीब इसका रिलीज न देख सके। दर्शकों में भगवान राम की तरह पूजे जाने वाले प्रेम अदीब 1959 में राम को प्यारे हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए भरत मिलाप और राम राज्य जैसी फिल्में, जिन्होंने प्रेम अदीब को अमर बना दिया। बताओ मुझे बताओ मेरे प्रभु ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। आज विश्व सिंह दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जागरूक बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा जारी। विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार को बहाल करने का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। अगली जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी और इसमें स्वयं को जोड़ने का प्रावधान। केंद्र ने कहा, भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने का कोई फैसला नहीं किया गया है। सरकार ने अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के उत्पादन को मंजूरी दी। गुजरात टीकाकरण अभियान में तेजी लाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। आज विश्व सिंह दिवस है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।